जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और इंट्रोडक्शन वीडियो आप सभी ने देखा कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान के निर्माण की अगर हम बात करें तो कहानी 1857 से मिल जाती है कि 1857 के अंदर जो विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहले उसके बाद भारतीय संविधान को बनाने की तैयारियां हुई थी। और उस समय बहुत ही बढ़िया प्रयास किया गया था स्वतंत्र भारत की एक अपने संविधान बनाने की, लेकिन उस विद्रोह को बहुत जल्दी दबा दिया गया, जिसके कारण संविधान उस समय नहीं बन पाया था। लेकिन संविधान बनाने की जो इच्छा शक्ति थी वो खत्म नहीं हुई थी, वहां से और ज़्यादा प्रबल हो गई थी। और उसके बाद जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी ने यही सोचा कि जब भारत आज़ाद होगा तो भारत का अपना एक संविधान होगा और जिसको बनाएगी संविधान सभा। ये नहीं था कि वो किसी 2-4 लोगों के द्वारा बना दिया जाएगा। ये कहा गया कि भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा के द्वारा ही बनाया जाएगा। और ये विचार कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए और स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान के निर्माण किया जाना चाहिए, ये विचार सर्वप्रथम अगर हम कहें तो सर्वप्रथम वामपंथी दल के बहुत बड़े नेता थे हमारे एम.एन. रॉय साहब। हाँ जी, वामपंथी दल के उस समय के बहुत बड़े नेता एम.एन. रॉय साहब ने पहली बार 1934 के अंदर यह विचार रखा कि स्वतंत्र भारत के लिए एक अपना संविधान होना चाहिए और उसकी रचना जो हो, उस संविधान की रचना जो करे वो भारत के संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर क्या, ये विचार आते ही कांग्रेस, जो उस समय की सबसे अहम किरदार थी इस सभी घटनाओं में, तो कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर से ये घोषणा कर दिया कि स्वतंत्र भारत के जो संविधान है उसकी नींव, उसकी रचना संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा किया 1935 में कि भारतीय संविधान को जो बनाया जाना है उसके लिए संविधान सभा का होना बहुत जरूरी है, अर्थात संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, 1938, क्योंकि 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत भारत को चलाया जाना था। लेकिन 1938 में एक बार फिर से आधिकारिक तौर पर नेहरू जी ने यह घोषणा किया कि भैया आप संविधान तो बना रहे हैं, आप रूल और रेगुलेशन तो हमारे ऊपर बना के भेज रहे हैं, लेकिन जिस संविधान की बात हम कर रहे हैं, जिस आइन की बात हम कर रहे हैं, उस आइन को, उस संविधान को हम बनाएंगे। यानी कि जब भारत आजाद हो जाएगा और उसके लिए जो संविधान को तैयार किया जाएगा, उसके लिए जो संविधान बनाया जाएगा, उसको बनाने के लिए हमें किसी भी प्रकार से कोई बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि संविधान सभा के अंदर जो भी प्रतिनिधि आएंगे उन सभी प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। और चुनाव का तरीका भी उन्होंने प्रतिनिधित्व प्रणाली बताया और उसी के तहत चुनाव होना था। इस पूरे प्रस्ताव को ब्रिटिश ने 1940 के अंदर संवैधानिक रूप से मान्यता दे दिया। इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिस प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश ने भारतीय संविधान सभा के उस मांग कि आपका जो संविधान बनाया जाएगा संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, उसके अंदर जो लोग होंगे वो निर्वाचित होकर के आएंगे और उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, इसको अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना गया। फिर क्या था, जब बात हो गई कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा तो हो जाए, फिर संविधान सभा का गठन किया जाए। फिर क्या था, भारतीय संविधान को जब बनाना ही है, उसका निर्माण करना है, तो संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और इसी संविधान सभा के गठन के लिए ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और उनके साथ एक और मंत्रिमंडल के मंत्री भारत आते हैं एक स्वतंत्र
संविधान के निर्माण के लिए, यानी कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन यहाँ पर आती है भारत में। ये बात 1942 की है। 1942 में क्रिप्स मिशन एक प्रस्ताव लेकर के आता है, प्रारूप प्रस्ताव। उस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग जड़ से खारिज कर देती है, मतलब क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है और वापस चला जाता है। फिर मत्थापिची जारी है कि संविधान सभा का गठन कैसे किया जाए। 24 मार्च 1946 को भारत के अंदर ब्रिटेन के द्वारा एक बार फिर से 3 सदस्यों की एक टीम को भेजा जाता है। 3 सदस्यों की एक टीम को भेजा जाता है और उस टीम के अंदर जो लोग थे, पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक बार फिर से सुनिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा, आप वाकिफ हैं दूसरे नाम से, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये वही स्टैफर्ड क्रिप्स है जिसको 1942 में भेजा गया था और जो असफल हो गया था। और तीसरा नाम एवी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति हमारे यहां पर आते हैं, तीनों कैबिनेट मंत्री हैं ब्रिटेन के। और ये तीनों इसलिए आए कि भारत के अंदर संविधान सभा का गठन कैसे होगा और इसी चीज के ऊपर उनका अध्ययन करना था और उसी का एक प्लान, एक योजना तैयार करना था। इसी मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। इन 3 सदस्यों की जो मिशन थी, इन 3 सदस्यों की जो टीम थी, इसी टीम को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट मिशन। यानी कि कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1934 वी.एन. राव साहब ने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया, पहली बार विचार आ गया। 35 में नेहरू जी ने घोषणा कर दिया। 38 में हमने कह दिया भाई हमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। 40 में अगस्त प्रस्ताव पास कर दिया गया। 42 में क्रिप्स मिशन आता है, असफल होकर चला जाता है। 46 में, ये बात हम करें 1946 की, और 1946 में एक बार फिर से कैबिनेट मिशन भारत के अंदर है जिसमें 3 सदस्य हैं, जिसको अभी आप लोगों ने देखा। अब इन 3 सदस्यों के टीम ने बातें, चर्चा करना शुरू कर दिया कांग्रेस से भी और मुस्लिम लीग से भी। मुस्लिम लीग की बस एक ही बात कि 2 संविधान सभा होनी चाहिए और 2 संविधान सभाएं अपनी अपनी संविधान का निर्माण करें। इस बात को लेकर के कैबिनेट मिशन में किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं थी। यानी कि जो तीनों व्यक्ति थे उन्होंने एक विचार रखा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 2 संविधान सभा का निर्माण करें, एक ही संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अब जब यहाँ पे ये बात कहा गया कि एक ही संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, दूसरी कोई भी संविधान सभाएं नहीं होंगी, तब इस बात से मुस्लिम लीग के नेताएं बहुत ज़्यादा नाराज हुए, खफा हुए और इस चीज़ को भी मानने से राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे करके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहमति बनी। कैबिनेट मिशन जो है वो इस प्रस्ताव को लेकर के आया था और उस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा के गठन के रास्ते को क्लियर कर दिया और उसने अपनी एक रिपोर्ट, यानी कि एक पूरी जो योजना, यानी कि संविधान सभा का कैसे गठन किया जाएगा, उसकी एक पूरी रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली और 16 मई 1946 को उस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया कि किस तरह से भारत के अंदर जो है वो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अब जब कैबिनेट मिशन आया, उसने अपनी योजनाएं बना ली, उसने उस योजना को प्रकाशित भी कर दिया। तो उसके प्रकाशन से और उसमें कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों की कुछ बिंदुओं को हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन के अंदर कौन सी वो विशेषताएं थी जिस चीज को लेकर के दोनों के बीच में सहमति बनी और कैबिनेट मिशन के कौन कौन से सुझाव थे जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। क्योंकि हमें मालूम है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही सुझाव दिया गया और उसी के आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा की नींव रखी गई। सुझाव नंबर 1, पहला उनका सुझाव था कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा उसके अंदर कुल सदस्यों की जो संख्या होगी वो 389 सदस्य होंगे। ध्यान से
घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा दिमाग को इधर उधर घुमाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस फैक्ट्स को लिखते जाना है, आपको सभी कुछ अपने आप समझ में आता चला जाएगा। कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि संविधान सभा का जो गठन हो रहा है उसके अंदर कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। अब उस समय का अगर सिचुएशन देखें तो भारत के अंदर दो तरह के राज्य, एक तो ब्रिटिश प्रांत जिसको ब्रिटिश के अधीन प्रत्यक्ष रूप से रखा गया था, और एक देशी रियासतें थीं जो प्रत्यक्ष रूप से तो उनके अधीन में नहीं थी लेकिन उसको अलग से माना जाता था, यानी कि एक ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासतें, ये दो उस समय हुआ करती थी। तो ये तय हुआ कि भैया देशी रियासतों से कितने सदस्य आएंगे और ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्यों को लाया जाएगा, इस चीज पर बात हुई। टोटल 389, भूलना नहीं, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। 389, पहला कि 389 सदस्य होंगे, दो भागों में बटे हुए होंगे, यानी कि देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांतों में वो 389 मेंबर्स बटे हुए होंगे। आया कि देशी रियासत से 93 सदस्यों को लिया जाएगा, यानी कि जो देशी रियासतें बनाई गई थी उन देशी रियासतों से 93 सदस्यों का चुनाव होना था। और जो ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, यहां से 296 सदस्यों का चुनाव होना था। अब फिर क्या, 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांतों को भी दो वर्गों में डिवाइड किया हुआ है, दो भागों में बांटा गया है। अगर आप देखेंगे तो उस समय एक ऐसा था जहां पर गवर्नर का रूल चलता था, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उस पर गवर्नर हुआ करते थे। तो ये कहा गया कि जो 11 गवर्नर थे उस समय, उन 11 गवर्नरों के जो प्रांत थे वहां से 292 सदस्यों का चुनाव होगा, यानी कि बात हो रहा है 296 में से 292 सदस्य 11 गवर्नरों के प्रांत से आएंगे और 4 सदस्यों का चयन जो होगा वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होंगे। मुख्य आयुक्त और गवर्नर्स अलग अलग चीज़ है, इनके ऊपर डिटेल में हम लोग जब कभी चर्चा करेंगे इतिहास पर तब हम इन चीज़ों को देखेंगे। अभी हम लोग इतना देख रहे हैं कि जो 296 सदस्यों का हम लोग चयन कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश भारत से आए हुए हैं, इसमें से 292 जो होंगे वो गवर्नर के राज्य से होंगे, जो 11 गवर्नर्स हैं, और उसके बाद जो 4 बच गए, ये 4 सदस्यों का चयन जो होगा ये मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किए जाएंगे। एक बार फिर से देखिएगा, घबराइए नहीं, ध्यान से। पहला, टोटल सदस्यों की संख्या 389। 389 में से 296 कहां से आएंगे? ब्रिटिश भारत से आएंगे, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आएंगे। 93 कहां से आएंगे? हाँ जी बोलो, 93 कहां से आएंगे? तो 93 आएंगे देशी रियासतों से। अब जो 296 सदस्य हैं इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक गवर्नर जहां से 292 गवर्नर के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से आना था। फिर क्या, सब कुछ क्लियर हो गया? अब एक और चीज रह गया जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये कहा गया कि ये लोग होंगे कौन, इनको कौन चुनेगा कि यही व्यक्ति जाएगा संविधान सभा में? तो ये कहा गया कि देखो 10 लाख लोगों पर, यानी कि जो पूरा प्रांत है, पूरा जो देश है उसके अंदर जनसंख्या के आधार पर इनका चयन होना था और 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि का निर्धारण हुआ कि 10 लाख लोगों पर से एक प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा के अंदर आएंगे और उस प्रतिनिधि का जो चुनाव होगा वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। एकल संक्रमणीय का समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। अब ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? धैर्य रखें, इसको हम लोग तीसरे अध्याय में चर्चा करेंगे। जब हम लोग चर्चा कर रहे होंगे चुनाव, तो उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है।
अभी हम लोग कर लेते हैं कि ये जो सदस्यों का चयन होना था वो एकल संकरमणीय का समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होना था और 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चयन किया जाना था। लेकिन ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रांतों के लिए होना था। जो रजवाड़े थे उन लोगों को छोड़ दिया गया कि आप अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधियों को भेजें, यानी कि जो रजवाड़े या जो देसी रियासत का जो मुखिया हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, उनको स्वायत्तता दी गई कि आप अपने प्रतिनिधि को आप खुद भेज सकते हैं, उनके लिए कोई चुनाव नहीं होना था। आगे बढ़ते हैं। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? यदि आपको समझ में आ गया नोट जरूर कीजिएगा, नोट डाउन, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। हम लोग यहाँ पर किसी एक एग्जाम को लेकर के नहीं चल रहे, हम लोग पूरे भारतीय संविधान के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जितने भी तथ्य हैं ये हर जगह पर पूछे जाने वाले तथ्य हैं। अब इन जनसंख्या में एक और चीज को आपको ध्यान रखना है कि इस जनसंख्या के अंदर भी 3 समुदायों के बीच में सीटों को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। सामान्य, मुस्लिम और सिख, ये 3 समुदाय थे जिनके जहां से जो है ये सदस्यों का चयन होना था। अगर आप तैयार हो तो चुनाव करवा दें, देख ले चुनाव करवा के एक बार। आइए पेश करते हैं भारतीय संविधान सभा का चुनाव। आप घबराइए नहीं, सब कुछ यूं समझ में आ जाएगा। चुनाव जुलाई अगस्त के महीनों में 1946 के अंदर, जुलाई अगस्त गर्मी, ब्रिटेन को हम गर्मी शॉट दे रहे थे और चुनाव हुआ। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए। ध्यान रखिएगा, फिर से चुनाव किसके लिए होना था? ब्रिटिश प्रांतों के लिए होना था, देसी रियासतों के लिए चुनाव नहीं होना था। और चुनाव का तरीका क्या था? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, भूलिएगा नहीं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा हुआ था, क्योंकि जो नेहरू जी थे वो ये चाहते थे कि जो चुनाव हो, ये सभी का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। लेकिन किसी भी कारण से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ये चुनाव नहीं कराया गया था। तो इसीलिए क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि कई जगह पे ये आता है कि नेहरू जी ने ये कहा था, जब मांग किया था 1938 के अंदर, तो उसमें ये कहा था कि भैया संविधान सभा का जो चुनाव होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। लेकिन आप बार बार कह रहे हो कि समानुपातिक, तो चुनाव संविधान सभा का समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही करवाया गया था। अब चुनाव संपन्न जुलाई अगस्त में संपन्न हो गया 1946 में। फिर क्या था? फिर क्या चाहिए? परिणाम करते हैं घोषित। जब चुनाव हो गया तो चुनाव का परिणाम आपको मालूम है ना, देसी रियासत 93 तो 93, उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि चुनाव किसका होना था? सिर्फ और सिर्फ चुनाव होना था हमारे जो ब्रिटिश प्रांत थे। तो ब्रिटिश प्रांत के अंदर आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, 296 सदस्यों का चुनाव होना था। अब इस 296 सदस्यों में से इतनी जल्दी भी क्या है? आइए, 296 सदस्यों में से 208 सदस्यों का चयन जो हुआ वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ, यानी कि कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली। अब यहां पर भी एक चीज को देखते चलिएगा, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि वहां पर 199 तो उनके प्रत्यक्ष कैंडिडेट थे, यानी कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो उसके अंदर 199 सदस्यों का जो चयन हुआ वो प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी से थे। लेकिन जो 9 सदस्यों का चयन हुआ वो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो है उनको सपोर्ट दिया गया था। तो इसीलिए वो लोग ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो 208 सदस्यों की संख्या प्राप्त हुई, यानी कि 296 में से 208 सदस्य जो है वो किसको मिला? कांग्रेस पार्टी को। मुस्लिम लीग के बारे में सोच रहे हैं? मुस्लिम लीग को भी सीटें मिलती है और मुस्लिम लीग संविधान सभा के इलेक्शन में 73 सदस्य मुस्लिम लीग और बाकी बचे हुए जो 15 हैं वो स्वतंत्र समूह। अब इसमें से भी 15 में से भी आप देखेंगे तो 8 सदस्यों का जो चयन होना था वो निर्दलीय थे, जिसका कोई भी दल नहीं था। 8
और जो 7 सदस्य थे वो किससे, छोटे मोटे जो दल थे, आप देखेंगे उस पूरे दल का यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जा रहा है कि कौन कौन से वो दल थे जिनको 7 सीटें प्राप्त थी। आइए एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, परिणाम देख लेते हैं। ओवर काउंट 296, कितने सदस्य हैं, 296। देसी रियासतों का चुनाव होना है। बार बार सोच रहे हो कि सर आपने तो बताया 389 और बार बोल रहे हो आप 296, तो ध्यान रखिएगा 386, 89 टोटल सदस्यों की संख्या है, जिसमें से देसी रियासतें जो हैं वो 93 कंफर्म है, उनका चुनाव नहीं होना था, 93 का 93 आना था। 296 के लिए चुनाव हुआ, चुनाव 208 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ, जो 73 है 73 सदस्य हैं मुस्लिम लीग के, और 15 जो हुए वो छोटे दल थे या फिर निर्दलीय थे, जिनको मिलाकर के 15 सदस्य मिले थे। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी को देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि सर ये जो सदस्य की संख्या आप बता रहे हैं, इन सदस्यों के अंदर कोई महिलाएं भी थी क्या? तो भैया संविधान सभा के अंदर जो निर्वाचन हुआ था, उस निर्वाचन के अंदर 1, 2 नहीं कुल 15 महिलाओं का निर्वाचन भी हुआ था। यानी कि संविधान सभा के अंदर ये जो निर्वाचन हुआ इसमें 15 महिलाओं का भी निर्वाचन हुआ था। तो आप कह सकते हैं, अगर पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो टोटल 15 महिलाओं की संख्या हमारे संविधान सभा में थी। कांग्रेस पार्टी को कितने सदस्य की संख्या मिली? तो कांग्रेस पार्टी को 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी। यही कारण है 73। आगे बताएंगे क्या कारण है। तो 73 जो मेंबर है, इसी के आधार पर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया था। संख्या बहुत कम है, हावी हो जाएंगे, यही बात मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहना था, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, मुस्लिम लीग की जो 73 सदस्यों की संख्या हुई